नमस्कार। छत्तीसगढ़ बलरामपुर का दहेजवार गांव एक शांत और सामान्य सा दिखने वाला इलाका, लेकिन इसी जगह घटा एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला घटनाकांड जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जहां एक मां के साथ उसकी मासूम बेटी और बेटे को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या भी कोई साधारण नहीं थी, बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई थी। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी। दरअसल 15 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में दहेजवार में बंद पड़े एक कारखाने के पास स्थित एक खेत में 3 नरमुंड के साथ ही बिखरी पड़ी हुई कुछ हड्डियां मिलती हैं। इसके साथ ही उन हड्डियों के पास खून से सनी एक साड़ी, एक सलवार सूट के साथ ही एक छोटे बच्चे के पैंट शर्ट भी थे। वहीं जब बलरामपुर पुलिस थाना को इस घटना की जानकारी मिलती है तो पुलिस बिना देरी किए तत्काल घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जहां काफी ज्यादा भीड़ जमा होती है। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस की फोरेंसिक टीम को इस घटना की सूचना दी जाती है और फोरेंसिक टीम भी फौरन घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जिसमें टीम के द्वारा घटनास्थल पर पड़ी हड्डियों और वहां मिले कपड़ों के साथ ही सामान से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि मरने वाले 3 लोगों में से 2 महिलाएं और एक बच्चा हो सकते हैं। लेकिन यह समझना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर ये लोग कौन थे। वहीं टीम के द्वारा इस बात का खुलासा तो कर दिया जाता है कि तीनों की हत्या में किसी धारदार हथियार का उपयोग किया गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा तीनों कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया जाता है और घटनास्थल से मिले कपड़ों और दूसरे सामान को संभाल कर रख लिया जाता है। अब पुलिस के सामने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाना किसी पहेली से कम नहीं था। इसलिए सबसे पहले बलरामपुर पुलिस के द्वारा आसपास के जिलों के सभी थानों को 3 नरकंकाल मिलने की सूचना दी जाती है, जिसके 2 दिन बाद ही बलरामपुर थाना क्षेत्र पुलिस को कुसमी थाना क्षेत्र से एक अहम जानकारी मिलती है। कुसमी पुलिस के द्वारा बलरामपुर पुलिस को जानकारी दी जाती है कि 1 अक्टूबर 2024 को कुसमी थाने में 38 वर्षीय मां किरण, 17 वर्षीय बेटी रिया के साथ ही 7 वर्षीय बबलू सभी निवासी कुसमी गांव के लापता होने का प्रकरण दर्ज करवाया गया था। बलरामपुर पुलिस को यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस के द्वारा गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज करवाने वाले किरण के पति के साथ कुछ परिजनों को थाने बुलाया जाता है और पुलिस के द्वारा उन्हें घटनास्थल पर मिले कपड़ों के साथ ही अन्य सामान भी दिखाए जाते हैं, जिसे देखने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि ये तीनों कंकाल किरण, रिया और बबलू के ही थे। जिसके बाद बलरामपुर पुलिस के द्वारा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल भी भेज दिए जाते हैं और इधर पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच जाता। पुलिस को यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं बल्कि बेरहमी से किया गया 13 हत्याकांड था। जिसके बाद पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है और पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि तीनों मृतकों के लापता होने का प्रकरण भले ही 1 अक्टूबर को दर्ज करवाया गया था, लेकिन ये तीनों 26 सितंबर 2024 से अपने घर से लापता थे। वहीं जब पुलिस के द्वारा किरण के पति व परिजनों से पूछताछ की जाती है तो वे सभी कुसमी में रहकर ठेकेदारी करने वाले झारखंड निवासी आरिफ खान पर अपना संदेह व्यक्त करते हैं। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर श्री संतलाल आयाम को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश मिलते ही पुलिस की टीम के द्वारा सबसे पहले किरण के घर से दहेजवार के रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की वीडियो फुटेज खंगाली जाती है, जिसमें कुछ फुटेजों में पुलिस को आरिफ खान का बड़ा भाई मुख्तार खान अपनी एक बाइक पर किरण, रिया के साथ बबलू को बलरामपुर की ओर ले जाता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा झारखंड के भडरिया गांव के रहने वाले मुख्तार के घर पर दबिश दी जाती है, जहां से पूछताछ करने के लिए पुलिस के द्वारा मुख्तार को हिरासत में ले लिया जाता है और मुख्तार को पुलिस थाना बलरामपुर ले आती है। वहीं जब पुलिस के द्वारा मुख्तार से पूछताछ शुरू की जाती है तो मुख्तार के द्वारा इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह किया जाता है। लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है तो मुख्तार पुलिस को बताता है कि कुसमी के रहने वाली रिया ने उसके छोटे भाई आरिफ को अपने जाल में फंसा लिया था, इसलिए आरिफ अपने घर पर पैसे न भेजते हुए सारे पैसे अपनी प्रेमिका रिया और उसके परिवार पर खर्च करने लगा था। मुख्तार ने आरिफ को बहुत समझाया पर आरिफ नहीं समझा, इसलिए मुख्तार ने भाई और अपने घर के पैसे बचाने के लिए आरिफ की प्रेमिका रिया की हत्या कर दी। लेकिन दूसरी तरफ मुख्तार की बातें पुलिस की समझ से बिल्कुल परे थी, क्योंकि अगर पुलिस मुख्तार के द्वारा बताई गई कहानी पर
यकीन भी कर लेती है तो मुख्तार रिया के साथ उसकी माँ और छोटे भाई की हत्या क्यों करता। वहीं पुलिस को इस बात पर भी संदेह था कि एक अकेला आदमी तीनों लोगों की हत्या करता है और अकेले ही उन तीनों के शवों को भी ठिकाने कैसे लगा सकता है। इसलिए पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल जारी रखी जाती है और पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है कि इस तिहरे हत्याकांड में अकेले मुख्तार नहीं बल्कि उसका छोटा भाई आरिफ भी शामिल था। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कुसमी गांव में रहने वाला एक परिवार, इस परिवार में पति पत्नी किरण के साथ ही बड़ी बेटी रिया के अलावा दो छोटे भाई थे। इस परिवार का गुजारा अपना पुश्तैनी कामकाज करके किया जाता था, लेकिन घर की कुछ अन्य जरूरतों के लिए पूरे परिवार को अपना मन मारकर चुप रहना पड़ता था। और आज के जमाने में जीने वाली परिवार की बेटी रिया को इस हाल में गुजारा करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तभी अचानक इस परिवार की जिंदगी की कहानी एक नया मोड़ लेती है और इस परिवार के पड़ोस के एक घर में ठेकेदारी करने वाला एक युवक, जो कि झारखंड का निवासी था, आरिफ खान, किराए से वहां घर लेकर रहने के लिए आता है। वहीं आरिफ ठेकेदार था, इसी वजह से आरिफ के पास भरपूर पैसा था। वहीं एक दिन जब आरिफ पड़ोस में रहने वाली किरण को देखता है तो मानो 4 बच्चों की मां होने के बावजूद भी आरिफ किरण के प्यार में डूब जाता है और आरिफ किरण को अपना बनाने की ठान लेता है। इसलिए आरिफ पड़ोसी होने के नाते किरण से जान पहचान बढ़ाने लगता है और किरण को भाभी कहने लगता है। कुछ दिन जान पहचान बढ़ाने के बाद आरिफ धीरे धीरे किरण के घर में आना जाना शुरू कर देता है, क्योंकि आरिफ ने यह तो तय कर लिया था कि वह किरण को अपना बनाकर ही दम लेगा। पर जब एक दिन आरिफ किरण के घर पहुंचता है, उसी समय किरण की 17 वर्षीय बेटी रिया स्कूल से घर आती है और रिया को देखते ही आरिफ के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है और आरिफ तुरंत ही अपना इरादा बदल लेता है, क्योंकि अब आरिफ किरण नहीं बल्कि रिया के प्यार में डूब चुका था और आरिफ अब माँ को छोड़कर बेटी को अपना बनाने की कोशिश में जुट गया था। आरिफ ने किरण से अच्छी जान पहचान बना ली थी, इसी वजह से आरिफ उनके घर के हालात बहुत अच्छे से जानता था कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसी वजह से रिया को अपना बनाने के लिए आरिफ ने रिया की मां किरण को खर्चे के लिए पैसे देना शुरू कर दिए। वहीं इस परिवार को तो कब से इस तरह के व्यक्ति की तलाश थी जो उनके घर की जरूरतों को पूरा कर सके और इसी वजह से रिया की मां का झुकाव आरिफ की तरफ होने लगा और आरिफ ने भी इस मौके का फायदा उठाकर रिया को अपना बना ही लिया और रिया के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगा था। वहीं रिया की मां किरण सब जानती थी, लेकिन आरिफ के द्वारा परिवार के पैसों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा था, इसलिए रिया की मां आरिफ और रिया के बीच बने संबंधों की अनदेखी कर रही थी। जिसके बाद आरिफ इतना बेफिक्र हो चुका था कि जब भी उसकी मर्जी होती थी वह किरण के घर जाकर रिया के साथ संबंध बनाने लगा था और इस परिवार के खर्चों के चलते आरिफ ने अपने घर पर पैसे भेजना बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। जिस बात की जानकारी मिलने के बाद आरिफ के बड़े भाई मुख्तार के द्वारा 2-3 बार आरिफ को फोन करके घर के खर्चों के लिए कुछ पैसे भेजने के लिए कहा जाता है, लेकिन आरिफ अपनी तंग हालत बताकर पैसे भेजने की बात को लगातार टाले जा रहा था और आरिफ के द्वारा जब कई दिनों तक अपने घर पर पैसे नहीं भेजे जाते हैं तो आरिफ का बड़ा भाई मुख्तार एक दिन अचानक से आरिफ के पास कुसमी आ पहुंचता है। तब मुख्तार को इस बात का पता चलता है कि आरिफ अपना पूरा पैसा अपनी प्रेमिका और उसके परिवार की जरूरतों पर खर्च कर रहा है और इसलिए मुख्तार आरिफ को बहुत समझाता है, पर आरिफ मुख्तार की बातों को समझने को तैयार नहीं होता है। जिसके बाद एक दिन किरण को यह पता चलता है कि आरिफ का बड़ा भाई मुख्तार झाड़ फूक का काम करता है, इसलिए किरण आरिफ को इस बात के लिए मनाती है कि वह अपने बड़े भाई मुख्तार को उनके घर लेकर आए, जिससे हमारे परिवार में चल रही परेशानियों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके। और आरिफ भी किरण की बात मानकर अपने बड़े भाई मुख्तार को अपनी प्रेमिका रिया के घर पर ले जाता है, जहां पर मुख्तार भी जब किरण को देखता है तो वह भी किरण के प्यार में खोसा जाता है और किरण को देखते ही दंग रह जाता है। वहीं मुख्तार को यह बात पता थी उसका भाई आरिफ किरण की बेटी रिया से संबंध बना चुका है, इसी वजह से मुख्तार रिया की मां को अपना बनाने की ठान लेता है और रिया की मां किरण के साथ पूजा पाठ करने के बहाने कई घंटों तक अकेले एक कमरे में बंद रहने लगता है और इसी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर मुख्तार के द्वारा रिया की मां किरण के साथ मुख्तार के संबंध बनने लगते हैं। जिसके बाद मुख्तार भी अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार जब भी होता रिया की मां के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था और जब भी रिया स्कूल जाती और किरण घर पर अकेली होती मुख्तार किरण के घर पहुंच जाता था और इसी वजह से मुख्तार बार बार झारखंड से कुसमी आना जाना करने लगा था।
वहीं आरिफ भी ये बात जानता था कि मुख्तार के रिया की माँ के साथ संबंध है, पर आरिफ इस बारे में कुछ नहीं बोलता क्योंकि आरिफ को सिर्फ रिया से मतलब था। वहीं आरिफ से ज्यादा होशियार मुख्तार था क्योंकि वह रिया की माँ के साथ मौज तो करता था लेकिन किरण पर एक भी रुपया खर्च नहीं करता था। इसके अलावा वह लगातार आरिफ को भी पैसे खर्च करने के लिए मना करता रहता था। समय ऐसे ही बीतता जाता है। फिर एक दिन अचानक से मुख्तार को इस बात की जानकारी लगती है कि रिया के उसके भाई आरिफ के अलावा भी कुछ दूसरे युवकों के साथ संबंध है और मुख्तार ये बात अपने भाई आरिफ को बताता है। लेकिन आरिफ मुख्तार की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। पर आरिफ के द्वारा इस बात का सच जानने के लिए एक दिन रिया से शादी करने के लिए कहा जाता है, जिसे सुनकर रिया आरिफ से शादी करने से साफ इनकार कर देती है और इसके बाद आरिफ को यह समझ आ जाता है कि रिया के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है और गुस्से में आकर वह ये बात अपने भाई मुख्तार को बताता है, जिसके बाद मुख्तार और आरिफ दोनों भाई मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की ठान लेते हैं और इसलिए दोनों भाई मिलकर एक योजना बनाते हैं और अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार 26 सितंबर 2024 को मुख्तार अपनी प्रेमिका किरण से कहता है कि आरिफ और रिया घूमने के लिए झारखंड के गढ़वा नेशनल पार्क जा रहे हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। और मुख्तार के कहने पर किरण जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच किरण का 7 वर्षीय बेटा बबलू भी साथ में जाने की जिद करने लगता है, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले लेती है और मुख्तार अपनी बाइक पर किरण, रिया और बबलू तीनों को लेकर बलरामपुर जिले के बडरिया गांव में पहुंचता है, जहां पर मुख्तार का खुद का एक घर खेतों के बीच बना हुआ था और मुख्तार तीनों माँ बेटी और बेटे को इसी घर में रोकता है। वहीं कुछ देर इंतजार करने के बाद आरिफ भी वहां पहुंच जाता है और सब मिलकर वहां पर खाना खाते हैं। वहीं खाना खाने के बाद किरण मुख्तार से घर जाने के लिए कहती है, तो मुख्तार किरण की बातों को टाल देता है और कहता है आज हम यहाँ पर प्यार करेंगे और मुख्तार की बात सुनकर किरण रुकने के लिए राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरिफ भी रिया को जैसे तैसे करके रुकने के लिए मना ही लेता है, जिसके बाद रात होते ही मुख्तार और आरिफ उस घर में एक ही कमरे में अपनी अपनी प्रेमिका माँ बेटी के साथ अय्याशी करते हैं और देर रात जब किरण और रिया सो जाती हैं तभी आरिफ एक चाकू लेता है और सोती हुई किरण के पेट में घोंप देता है, जिससे किरण की चीख सुनकर सोती हुई उसकी बेटी रिया जाग जाती है, तो आरिफ रिया को भी चाकू घोंप देता है। इसके साथ ही आरिफ और मुख्तार 7 वर्षीय बबलू को भी नहीं छोड़ते और उसे भी मार देते हैं। तीनों की हत्या करने के बाद मुख्तार और आरिफ तीनों लाशों को उठाकर पास में ही धान के खेत में फेंक देते। तीनों लाशों को ठिकाने लगाने के बाद वापस अपने घर लौट जाते हैं। वहीं पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस के द्वारा फरार आरिफ को भी महाराष्ट्र से ढूंढ निकाला जाता है और लगभग 1.5 महीने बाद दोनों भाई पुलिस गिरफ्त में आ जाते हैं। मुख्तार और आरिफ दोनों को पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया जाता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी कोशिश है ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।